नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस और बीजेपी की कैलेंडर सियासत की, पायलट गुट को हाईकोर्ट से मिली राहत की, जानेंगे कि किस मुद्दे पर आमने सामने आए शिवसेना और एनसीपी और क्यों बढ़ने लगी है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, और आखिर में बात बैंकों के निजीकरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार ने की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत। जरूरतमंदों के घर राशन पहुंचाएगी सरकार। 6-7 महीनों में राशन की होम डिलीवरी हो जाएगी शुरू। योजना को दिल्ली कैबिनेट से मिली हरी झंडी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल की मदद न करने की उठाई बात। जनता 2021 के विधानसभा चुनाव में देगी जवाब। बाहरी लोगों को नहीं चलाने देंगे राज्य। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण वेब पेज और हेल्पलाइन नंबर किया लॉन्च। वेबसाइट के जरिए छात्र, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बनेगा समन्वय। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के तहत शुरू की गई योजना। राहुल बजाज ने बजाज फाइनेंस का चेयरमैन पद छोड़ा। 1 अगस्त से उनकी जगह लेंगे संजीव बजाज। बजाज फाइनेंस के वाइस चेयरमैन हैं संजीव। 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया था राहुल बजाज का कार्यकाल। हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन शेयर बाजार और शानदार बढ़त के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 511.34 अंकों की उछाल के साथ 37,930 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 11,162 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। स्वास्थ्य संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही हैं। अब केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच महीनों को गिनाते हुए तंज कसने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत पहले राहुल गांधी ने सरकार की 6 महीने की खामियां गिनाई। वहीं अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के सवालों पर जवाब दिया है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के संकट और राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार को रोजाना आईना दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए तंज कसा, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के ही अंदाज में हर महीने की अलग अलग उपलब्धियां गिनवाई, जिनमें शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई का मुद्दा शामिल रहा। जावड़ेकर ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी की 6 महीने में कामयाबी देखिए। फरवरी में शाहीन बाग दंगा, मार्च में हारे मध्य प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को भड़काया, मई में 6वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की ऐतिहासिक हार, जून में राहुल गांधी ने चीन का समर्थन किया और जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पतन की ओर जा रही है। इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी हर दिन ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस अब ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी। एक एक कर राज्य खो रहे हैं, इसलिए हताश निराश पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की उपलब्धि देखिए। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6ठी सालगिरह मनाई, जून बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश। पहले राहुल गांधी ने कोरोना के बहाने सरकार को 6 महीने का कैलेंडर गिनाया। इसके बाद इसी अंदाज में प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें करारा जवाब दिया। तो अभी देखना होगा कि आगे तंज का ये सिलसिला कहां जाकर थमता है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, बहुत स्वागत आप। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, विपक्ष मौजूदा दौर में सरकार से सवाल कर रहा है, यही विपक्ष का काम भी है, और उन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जो जनता से जुड़े हैं। लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय खुद विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है। ऐसे में राजीव जी, बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं देती है, और सवाल के जवाब में सरकार का विपक्ष से एक और सवाल करना कितना सही है, क्योंकि जनता ने सत्ता एनडीए को सौंपी है, ना कि विपक्ष को। देखिए आदित्य, भाजपा 6 सालों से सत्ता में है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए उसे निभाने में वो नाकाम रही है, और यही नाकामी उसके जवाबों में भी झलकती है। लगता है मानो भाजपा अब तक खुद को विपक्ष में ही बैठा हुआ मान रही है। इसीलिए जिन बातों की जिम्मेदारी उस पर है, जिन बातों का जवाब उसे खुद देना चाहिए, उसके लिए वो कांग्रेस से जवाब मांगती रहती है। आप याद कीजिए आदित्य, 2014 के आम चुनाव के वक्त सत्ता में आने के पहले मोदी जी जनता से 60 महीने मांगते थे और कहते थे कि उन्हें 60 साल दिया, लेकिन हमें सिर्फ 60 महीने देकर देखिए, देश की सूरत बदल जाएगी। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आ गए तो हर गड़बड़ी के लिए पिछले 60-70 सालों के शासन को याद दिलाया जाता रहा। देश में चाहे बेरोजगारी बढ़ने की बात हो, महंगाई का मुद्दा हो, रुपए की गिरती कीमत हो, या फिर सीमा पर तनाव हो, हर बात के लिए नेहरू जी या बाद की कांग्रेस सरकारों को दोषी ठहरा दिया जाता है। अब भी मोदी सरकार का यही रवैया बना हुआ है जो हम देख रहे हैं। राहुल गांधी ने तो विपक्षी दल का सांसद होने के नाते सवाल उठाए हैं,
जिनके जवाब देने के लिए सरकार के पास ठोस तर्क और तथ्य दोनों होने चाहिए, लेकिन सरकार तो सीधे जवाब देने की जगह तंज कसने में लगी हुई है और उन बातों को कांग्रेस की उपलब्धियां बता रही है जिनके लिए भाजपा सरकार खुद जिम्मेदार है। खैर, 6 साल में तो भाजपा की जिम्मेदारी को लेकर गंभीरता नजर नहीं आई, लेकिन देखना यह है आदित्य कि बाकी के 4 साल उनका रवैया कैसा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आर पार की लड़ाई जारी है, जिससे सूबे का सियासी पारा उफान पर है। इसी बीच आज सभी की नजरें टिकी थी हाईकोर्ट पर, जहां विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने याचिका दायर की है। लेकिन आज भी मामले में सिर्फ सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिससे पायलट गुट को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ कोर्ट में, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में जारी सियासी उथल पुथल के बीच सभी को इंतजार है हाईकोर्ट के फैसले का। आज लगा था कि कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, लेकिन यह इंतजार अब और बढ़ गया है। जी हां, राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट से सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत मिल गई है। हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को भी 24 जुलाई तक विधायकों पर कार्रवाई न करने के लिए कहा है। अब हाईकोर्ट शुक्रवार को ही अपना फैसला सुनाएगा। वहीं आज सुनवाई के दौरान पायलट गुट की तरफ से मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि हम कोरोना के बीच हैं और जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मिल रहा है। नियमों के मुताबिक इसे 7 दिन तक बढ़ाना चाहिए। इस दौरान मुकुल रोहतगी ने नोटिस पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने के लिए किसी भी तरह की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आज दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। एक तरफ कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुला ली। ये बैठक गहलोत ने जयपुर के होटल में ही की। बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर आगे की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। अगर फैसला स्पीकर के नोटिस के खिलाफ आता है तो आगे की रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में कोई ठोस कदम उठाने पर बात की गई। ऐसे में अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। देखना होगा कि कोर्ट 24 जुलाई को किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। अब राजस्थान मामले पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इसका सभी को इंतजार है। तो वहीं इंतजार तो बिहार विधानसभा चुनाव का भी बेसब्री से हो रहा है। यहां चुनाव आयोग तय समय पर चुनाव कराने की बात तो कर रहा है, मगर तेजी से बढ़ता कोरोना इसमें मुश्किलें पैदा कर सकता है। जी हां, विपक्षी दल जहां चुनाव न करवाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब स्वास्थ्य मुसीबत भी चुनाव पर ब्रेक लगा सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर उपाय सामने नहीं आया है और इस वजह से कई कामों पर ब्रेक लग गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर अगस्त तक कोरोना के प्रसार में कमी नहीं आई तो विधानसभा चुनाव टलने के आसार बढ़ सकते हैं। हालांकि आयोग समय पर चुनाव कराने को लेकर सभी दलों के साथ लगातार बात कर रहा है। कई विपक्षी दल कोरोना के मद्देनजर चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग चुनाव कराने के लिए कई विकल्पों मसलन बूथों की संख्या बढ़ाने, प्रचार के लिए वर्चुअल तरीका अपनाने जैसे विकल्प पर मंथन कर रहा है। दरअसल जून तक बिहार में कोरोना प्रकोप नियंत्रण होने जैसा दिख रहा था, लेकिन जुलाई में अचानक से मामलों में तेजी आई है। अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। मौजूदा वक्त में जैसे हालात हैं, उससे मरीजों की गिनती बढ़ने की आशंका है। वहीं कोरोना के कहर के बीच राज्य का बड़ा हिस्सा मौसमी परेशानी की चपेट में है। जाहिर तौर पर कोरोना और मौसम का असर चुनावी तैयारियों पर पड़ना तय है। मतदाता सूची को अपडेट करने और नए वोटर का नाम जोड़ने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल तय समय पर चुनाव की संभावना तलाशी जा रही है। सभी दलों से बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने और सभी दलों की राय लेने के बाद आयोग इस पर अंतिम फैसला लेगा। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में करवाना जरूरी है, नहीं तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना बढ़ जाएगी। देखना होगा कि सूबे में कोरोना का कहर थमता है या फिर इसके साये में ही चुनाव करवाए जाते हैं। अब भले ही चुनाव को लेकर बिहार में असमंजस की स्थिति बरकरार है, लेकिन सियासी दलों की हलचल बता रही है कि तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं हलचल तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनाने को लेकर भी तेज होती जा रही है। मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में बयानबाजी तेज हो गई है। भूमि पूजन के मामले में एनसीपी और शिवसेना आमने सामने आ गई हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर अब तक जारी है। अब राम मंदिर के मुद्दे पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में बयानबाजी तेज हो गई है। पीएम मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में एक बयान दिया।
जिस पर अब शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जवाब दिया है। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने को लेकर कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार को पूर्णबंदी के चलते अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबारने की भी चिंता करनी चाहिए। इस पर राउत ने कहा कि कोरोना की लड़ाई सफेद कपड़े पहने डॉक्टर ही भगवान के आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। डॉक्टरों के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने भी कबूल किया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में प्रमुख घटक दल शिवसेना अयोध्या में राम मंदिर बनाने के समर्थन में है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का रुख साफ नहीं रहा है। इसी बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब सीएम नहीं थे तब भी अयोध्या गए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अयोध्या गए। अयोध्या और शिवसेना का एक नाता रहा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये कोई राजनीतिक नाता नहीं है। राउत ने दावा किया कि राम मंदिर बनाने का रास्ता शिवसेना ने तैयार किया है और बाधाएं भी शिवसेना ने ही दूर की हैं। राउत के बयान से साफ है कि राम मंदिर मामले में शिवसेना अपने सहयोगियों को भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना है राउत के जवाब पर एनसीपी क्या प्रतिक्रिया देती है। अब शिवसेना और एनसीपी के बीच जारी बयानबाजी कब थमती है ये देखना होगा। वही देखना यह भी होगा कि पूर्णबंदी के कारण फैली परेशानियां कब खत्म होंगी, क्योंकि इस पूर्णबंदी ने कामकाज ठप कर लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिया। हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर कम हो रही थी, मगर अब ये दर एक बार फिर बढ़ने लगी है, जिसका खुलासा हुआ है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की रिपोर्ट में। तो क्या कुछ कहती है ये रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर आई मंदी और बेरोजगारी पिछले साल से ही सरकार के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। जब से देश में कोरोना ने दस्तक दी है तब से हालात और भी खराब हो गए हैं। पूर्णबंदी के दौर में तो बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई थी, लेकिन जब अनलॉक मोड की शुरुआत हुई तो कुछ सुधार देखने को मिला। लेकिन अब देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फिर से बढ़ने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक बुआई का सीजन खत्म होने की ओर है। इस वजह से गाँव में बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ने से शहरी इलाकों में बेरोजगारी कम हुई है। CMI के मुताबिक 19 जुलाई को खत्म हफ्ते में देश में बेरोजगारी बढ़कर 7.94% हो गई। इसके पिछले हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.44% थी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़कर 7.1% हो गई, जबकि इसके पिछले हफ्ते में ये 6.34% थी। ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने से ही कुल बेरोजगारी में बढ़त हुई है। हालांकि पूर्णबंदी की तुलना में ये थोड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि पूर्णबंदी के दौरान बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। असल में इकोनॉमी के खुलने और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से फॉर्मल सेक्टर में जॉब बढ़ने लगे हैं। कारोबारी वातावरण में सुधार हो रहा है। अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों का मानना है कि अगले महीने में श्रम बाजार को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुआई का सीजन लगभग खत्म हो गया है। कई राज्यों में मौसम के कारण लोग परेशान हैं और खेती बाड़ी की गतिविधियां ठप हो गई हैं। इससे जो प्रवासी श्रमिक खेती के काम में लग गए थे अब खाली हो गए हैं। देखना होगा कि प्रवासियों के रोजगार को लेकर अब क्या कदम उठाए जाते हैं। अब सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कदम उठाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार के कदम निजीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, हाल ही में सरकार ने कुछ ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया था, तो वहीं अब सरकार ने रेलवे स्टेशनों को निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी। केंद्र सरकार ने देश में 191 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का हाल ही में फैसला लिया था, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप भी लगाया था। सरकार ने अब निजीकरण की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है। जी हां, 191 यात्री ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार अब रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के नाम पर उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है। ये काम नीलामी के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित वेबिनार में ये जानकारी दी। रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिए बोलियां जारी की जा चुकी हैं और इनके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके साथ ही सरकार रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के साथ ही इन्हें भी नीलामी के जरिए निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि देश में 12 रेलगाड़ियों का पहला बैच 2023 में परिचालन शुरू कर देगा और उसके अगले वित्त वर्ष में ऐसी 45 रेलगाड़ियां शुरू हो जाएंगी, जिससे रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ जाएगी। ऐसे में विपक्ष अब सरकार के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण की।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब तक बैंकों के विलय पर जोर दे रही थी, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने का दम भर रही थी, लेकिन अब सरकार ने बैंकों के निजीकरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, मोदी सरकार देश में सरकारी बैंकों की संख्या को 12 से 5 पर लाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। आज कोरोना के दौर में देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो चुकी है। देश का हर सेक्टर मंदी की कगार पर है, जिससे बैंकिंग सेक्टर भी अछूता नहीं रहा है। सरकार बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन आज बैंकों की क्या हालत है ये जग जाहिर है, और शायद अब सरकार भी ये बात मानने लगी है। इसलिए सरकार ने भी बैंकों के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, सरकार का जोर अब बैंकों के विलय पर नहीं बल्कि उनके निजीकरण पर है। केंद्र सरकार विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सिर्फ 5 बैंक ही होंगे। सरकार और बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि बड़े सुधार के तहत पीएसयू बैंकों की संख्या आधी से कम किए जाने की योजना है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं और इस संख्या को 4 से 5 तक सीमित करने की तैयारी है। बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए नए निजीकरण प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोरोना से अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है और सरकार के पास फंड की कमी हो गई है। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और क्षेत्रों का निजीकरण कर बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है। कई सरकारी समितियों और रिजर्व बैंक ने भी सिफारिश की थी कि 5 से ज्यादा सार्वजनिक बैंक नहीं होने चाहिए। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एवं सिंध बैंक का निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय नहीं किया जाएगा, लिहाजा सिर्फ उनके निजीकरण का ही विकल्प बचता है। पिछले साल 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं। अगली तैयारी जिन बैंकों का विलय नहीं हुआ है उनके निजीकरण की है। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी बताया बैंकों के निजीकरण की राह में बैड लोन बाधा बन सकते हैं। देखना होगा कि सरकार इस बाधा को कैसे पार करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।